पति ने दिया 8वां वचन। डॉक्टर इमरजेंसी वार्ड में शांति जी का ट्रीटमेंट कर रहे थे तो वहीं बाहर बैठे गणपत जी के हाथ पांव फूल रहे थे। वह चिंता में डूबे जा रहे थे कि आखिर उनकी पत्नी को ऐसा क्या हुआ जो इस तरह चक्कर खाकर गिर पड़ी। शायद कमजोरी आ गई होगी। सोचते हुए कभी अपने मन को समझाने लगते तो दूसरी ओर विचार आता कि कहीं कोई गंभीर बीमारी तो नहीं। आशंकाओं का तो कोई अंत ही नहीं था। घबराहट में आकर उन्होंने अपने बेटे को फोन किया, लेकिन 2-3 बार फोन करने के बाद भी मनोज ने फोन नहीं उठाया। थोड़ी देर में नर्स इमरजेंसी वार्ड से बाहर आई। मेरी पत्नी शांति अब कैसी है? गणपत जी ने पूछा तो नर्स ने कहा अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, आप रिसेप्शन पर पेमेंट जमा करवा दीजिए। गणपत जी ने रिसेप्शन पर जाकर अपने मोबाइल से पैसे ट्रांसफर कर दिए। अगले दिन जब शांति जी की सारी रिपोर्ट्स आई तो जो कुछ भी सामने आया उसे जानकर गणपत जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। शांति जी की किडनी खराब हो चुकी थी। कुछ देर तो गणपत जी को ऐसा लगा जैसे उनके शरीर में जान ही नहीं है, परंतु उन्होंने खुद को टूटने नहीं दिया। मन ही मन सोच लिया था कि अपनी पत्नी को खोने नहीं देंगे। तभी उनके पास उनके बेटे मनोज का फोन आया तो गणपत जी ने उसे सारी बात बताई। फिर मनोज बोला, आप चिंता मत कीजिए पिताजी, माँ ठीक हो जाएंगी, बस दवाइयों का ध्यान रखिएगा। बेटे से बात करके गणपत जी का भी दिल थोड़ा हल्का हो गया था। 2 दिन बाद शांति जी को घर भेज दिया गया। गणपत जी उनका खूब अच्छे से ख्याल रख रहे थे। अपने हाथों से उनके लिए पौष्टिक खाना बनाते और समय पर दवाई देते। हर रोज सुबह से शाम उनको साथ पार्क में टहलने जाते, अस्पताल ले जाते। अपने पति गणपत जी का इतना समर्पण देखकर शांति जी की आंखें भर आती, परंतु गणपत जी ने ठान लिया था कि वह शांति जी को कुछ नहीं होने देंगे और उनका अच्छे से अच्छा इलाज करवाकर उन्हें ठीक कर ही देंगे। दिन यूं ही बीतने लगे, लेकिन शांति जी की हालत हर बीते दिन के साथ खराब होती जा रही थी। हालत देखकर वह कमजोर पड़ जाती, लेकिन गणपत जी हमेशा उन्हें हिम्मत देने की कोशिश करते, यह कहकर कि अच्छे इलाज और विश्वास के बल पर बड़ी से बड़ी बीमारी को हराया जाता है। अकेले बैठकर आंसू बहाने लगते थे। पत्नी की बीमारी के कारण गणपत जी अब मानसिक पीड़ा से अतिरिक्त आर्थिक परेशानियों से भी जूझने लगे थे। अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए एक दिन सुबह सुबह ही गणपत जी ने फिर से अपने बेटे को फोन लगाया तो उनका बेटा गुस्से से भड़कते हुए बोला, क्या पिताजी, समय तो देख लीजिए, क्या करिए, यहाँ रात के 11 बज रहे हैं। आपको शायद वहाँ कोई काम नहीं, लेकिन मैं यहाँ बहुत बिजी रहता हूँ। बेटा, मेरी बात समझने की कोशिश करो, तुम्हारी माँ की तबीयत अच्छी नहीं, जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ आ जाओ। लेकिन पिताजी, माँ की तबीयत ठीक नहीं तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आप उन्हें डॉक्टर को दिखाइए, वैसे भी मेरे वहाँ आने से उनकी बीमारी तो ठीक नहीं हो जाएगी ना। और हाँ, छोटी मोटी बातों के लिए मुझे फोन करके परेशान मत किया करो। ज्यादा जरूरी हो तो मैसेज कर दिया करो, मैं खुद आपको कॉल कर लूंगा। अब फोन रखता हूँ, सुबह मुझे ऑफिस के लिए जल्दी निकलना है। स्तब्ध रह गए गणपत जी। तभी अंदर से आवाज आई, क्या हुआ, मनोज से बात कर रहे थे क्या? मेरी भी बात करवा दी होती। अपने कमरे में लेटी हुई शांति जी बोली तो गणपत जी अंदर आए और चेहरे पर झूठी हंसी लाते हुए बोले, अरे शांति, मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा कि इस समय वहाँ रात है। मैं तुम्हारी कल बात करवा दूंगा। वैसे क्या कहा मनोज ने, कब आएगा वह भारत हमसे मिलने? शांति जी के इस प्रश्न पर गणपत जी सोच में पड़ गए, फिर हड़बड़ाते हुए बोले, हाँ हाँ शांति, वो छुट्टियां लेने की कोशिश कर रहा है। छुट्टी मिलेगी तो तुरंत दौड़ा आएगा तुमसे मिलने। नजरें चुराते हुए गणपत जी अपना बात कहकर तुरंत कमरे से बाहर चले गए। अपनी पत्नी से ज्यादा देर सच छुपाना उनके बस में नहीं था। शांति जी की कराहने की आवाज आने लगी तो गणपत जी जल्दी से उठकर उनके पास गए। जाकर देखा तो शांति जी की हालत बहुत ज्यादा खराब लग रही थी। उन्होंने तुरंत टैक्सी बुलवाया और शांति जी को अस्पताल लेकर गए। कुछ देर बाद डॉक्टर साहब गणपत जी के पास आए। उस समय शांति जी सो रही थी। देखिए मिस्टर गणपत, शांति जी की हालत गंभीर है, उनकी किडनी ट्रांसप्लांट करवाने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, मैं तैयार हूँ। नहीं मिस्टर गणपत, आपका किडनी ट्रांसप्लांट नहीं होगा। आपका बेटा डोनेट कर सकता है या फिर शांति जी के भाई बहन कोई।
लेकिन डॉक्टर साहब, हमारा बेटा तो अमेरिका में रहता है। लेकिन मिस्टर गणपत, जरा जल्दी कीजिएगा, ट्रांसप्लांटेशन एक लंबा प्रोसेस है और हमारे पास समय कम है। इसमें कम से कम 25 लाख रुपए का खर्च आएगा। 60% से अधिक चांस है उनके बचने की। नहीं तो क्या डॉक्टर साहब? अपनी पत्नी के दूर जाने के ख्याल मात्र से ही गणपत जी अंदर तक सिहर गए। तभी डॉक्टर ने कहा, और हाँ गणपत जी, यह ध्यान रखिएगा कि आपको उनकी दवाई का खास ख्याल रखना है। एक टाइम की दवाई भी छूटनी नहीं चाहिए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। थोड़ी देर बाद गणपत जी शांति जी को अपने साथ घर ले आईं। अगले दिन उन्होंने अपने बेटे को फोन लगाया तो फोन उठाते ही मनोज भड़क उठा। पिताजी, मैंने आपसे कहा था ना, बार बार मुझे डिस्टर्ब मत किया कीजिए। अरे पिताजी, बंद कीजिए माँ की बीमारी के नाम पर मुझे ब्लैकमेल करना प्लीज। फिर झिझकते हुए गणपत जी बोले, वो दरअसल बेटा बात यह है कि तुम्हारी माँ के इलाज के लिए मुझे पैसे चाहिए। मेरे पास जितने पैसे थे वह दवाइयों में खर्च हो गए। पेंशन आने में तो अभी बहुत दिन बाकी है, और पेंशन भी इतनी नहीं कि उसी के भरोसे इलाज जारी रखा जा सके। अरे तो पिताजी, इतना बड़ा घर है, वह किस दिन काम आएगा? आप घर को गिरवी रखकर बैंक से पैसे ले लीजिए, मुझे आपके घर की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन बेटा, इस काम में तो समय लग जाएगा और हमारे पास इतना समय नहीं। तभी पिता की बात काटते हुए मनोज बोला, देखिए पिताजी, समझने की कोशिश कीजिए, मैं अभी बिजी हूँ। अब आपको जो कुछ भी कहना हो आप व्हाट्सएप पर या एसएमएस कर देना, बस मुझसे पैसे भेजने की उम्मीद मत करना। इतना कहकर उसने फोन पटक दिया। बेटे की बात सुनकर गणपत जी खुद से ही बोल उठे। माँ बाप यदि अपने सपने बच्चों के तकलीफ में देखते हैं तो तिलमिला उठते हैं, लेकिन क्या माँ बाप को इतने कष्ट देने के बाद भी बच्चों में रत्ती भर भी तिलमिलाहट पैदा नहीं होती? बड़े होकर अपने ही बच्चे जैसे इतने स्वार्थी और पत्थर दिल हो जाते हैं। कुर्सी पर यूं ही बैठे रहे, अपने गाल को हथेली पर टिकाए गणपत जी उस दिन को याद करने लगे जब कुछ दिन पहले सर्दियों के दिन में हल्की हल्की सी धूप खिली थी। तो गणपत जी और उनकी पत्नी शांति जी सुबह का नाश्ता करने के बाद घर का रोजमर्रा का सामान लेने के लिए घर के पास वाली मार्केट चले गए। वहां खरीदारी करते करते समय का पता नहीं चला और जब घर लौटने लगे तो दोपहर के 2 बज चुके थे। रास्ते में चलते चलते शांति जी अचानक रुक गई। सामने एक प्राइवेट स्कूल की भव्य इमारत थी। छुट्टी का समय था, इसलिए स्कूल का गेट पूरा खुला हुआ था और एक एक करके सभी बच्चे दौड़ते हुए गेट से बाहर आ रहे थे। किसी बच्चे की माँ उसे लेने आई तो किसी के पिता। बच्चे गेट से बाहर निकलते ही खुशी से चहकते हुए दिन भर क्या क्या हुआ सब सुनाने लगते और माता पिता के चेहरों पर एक इत्मीनान सी दिखाई दे रहा था। बाहर आते हर बच्चे की ओर देखते हुए शांति जी बस बराबर गेट पर नजर बनाए हुए थी। उनके चेहरे पर एक अनकही सी खामोशी और आंखों में नमी थी, उस ओर देखते हुए जैसे वह अतीत की किसी गहरी याद में खो गई हो। तभी गणपत जी बोले, अरे शांति, फिर रुक गई। कितनी बार याद दिलाना पड़ेगा कि तुम्हारा बेटा अब यहाँ नहीं पढ़ाई करता, और यह स्कूल भी वह कब से छोड़ चुका है। स्कूल तो क्या, अब तो वह हमें और इस देश को भी छोड़कर जा चुका है। कहते कहते उनके स्वर में गीलापन आने लगा। जानती हूँ, लेकिन फिर भी न जाने क्यों हर बार इस स्कूल के सामने गुजरते हुए मेरे पाँव अपने आप रुक जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे अभी मनोज दौड़ता हुआ मामा करते मेरे सीने से लग जाएगा। शांति जी की इन सब बातों को सुनकर गणपत जी कुछ पल के लिए खामोश हो गए। फिर शांति जी ने धीरे स्वर से पूछा, बहुत याद आती है मनोज की? आपको भी तो आती होगी। अपने मन की बेचैनी को छिपाते हुए उन्होंने शांति जी को समझाने की कोशिश की। अरे शांति, कब समझोगी तुम? जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनके कर्तव्य और अधिकार तब बदल जाते हैं, और फिर हम यहाँ अकेले कहाँ हैं? हम 2 जन हैं। जब 2 लोग साथ खड़े होते हैं तो वह अकेले नहीं होते, वे 11 के बराबर होते हैं। गणपत जी की बातें सुनकर शांति जी ने हल्का सा मुस्कुरा दिया, लेकिन एक माँ के दिल को यह संतुष्ट नहीं कर सकता। मन के भीतर की उदासी शांति जी के कंठ को अवरुद्ध कर रही थी। फिर दीनदयाल जी ने कहा,
दी हमारे अलावा इस देश में और भी ऐसे माँ बाप हैं जिनके बच्चे उन्हें यहाँ छोड़कर दूसरे देश में बस गए। आजकल यह आम बात है। अमेरिका से भारत आने में समय ही कितना लगता है, इसलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। अब घर चलो। कहते हुए गणपत जी ने शांति का हाथ थामा और धीरे धीरे चल पड़े। हालांकि वे शांति को हमेशा समझाते रहती, लेकिन बच्चों को दूर जाने का गम उन्हें भी भीतर ही तोड़ता रहता। अतीत की लहरें हिलोरे मारने लगी। पुरानी बातों को याद करते करते गणपत जी कब घर पहुंच गए उन्हें पता ही न चला। उनके हाथ में सामान का थैला था जिसे उन्होंने दरवाजे पर रखते हुए शांति जी की ओर हाथ बढ़ाया। शांति, चाबी दो। लेकिन शांति जी ने कोई हरकत नहीं की। वे एक ही जगह पत्थर की भांति खड़ी रहीं। गणपत जी ने दोबारा कहा और जैसे ही पीछे मुड़कर उनकी ओर देखा, उनका दिल दहल गया। शांति की आंखें चौड़ी हो गई थीं, चेहरे पर एक अजीब सा तनाव था और वे अपना सिर पकड़कर खड़ी थीं। शांति, क्या हुआ तुम्हें? शांति, गणपत जी का स्वर घबराहट से कांपने लगा और तभी देखते ही देखते शांति जी के कटे वृक्ष की तरह जमीन पर गिर गई। इन बातों को याद करते हुए गणपत जी की आंखों से टपकते खारे पानी ने हथेली और गाल में चिपचिपाहट पैदा कर दी। गणपत जी ने उठकर अपना चेहरा धोया और फिर से चेहरे पर एक नकली सी मुस्कान बिखेरते हुए शांति जी के पास दवाई लेकर आ गए। कितना ख्याल रखते हैं आप मेरा, एक वक्त की भी दवाई भूलते नहीं। ख्याल तो तुमने हमेशा मेरा रखा है शांति। और जानती हो, आज पूरे 40 साल हो गए तुम्हें यह सब करते करते। गणपत जी ने कहा तो शांति जी हैरान होते हुए बोली, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, आज हमारी शादी की सालगिरह है। तो गणपत जी ने कहा, हाँ शांति, मुझे आज भी याद है वह दिन जब दुल्हन बनकर तुम इस घर में आई थी। फिर शांति जी मुस्कुरा उठी और बोली, उस दिन से लेकर आज तक हम अपनी शादी की सालगिरह को कितने प्यार और उत्साह के साथ सेलिब्रेट करते आए थे। पिछली सालगिरह पर आपने मुझे लाल रंग की साड़ी खरीद कर दी थी। हाँ शांति, लाल रंग की साड़ी तुम्हारे गोरे चेहरे को और भी खूबसूरत बना रही थी। हाथों में लाल लाल चूड़ियां, सिंदूर से भरी मांग, गले में मंगलसूत्र और पैरों में छम बजती पायल। इतनी उम्र में भी तुम कितनी खूबसूरत लग रही थी। मेरी उम्र की बाकी सभी औरतें कहती थीं कि हमने बहुत कर लिया सजना संवरना, इस उम्र में क्या अच्छा लगता है यह सब। पर मैंने खुद को कभी उम्र के हवाले नहीं किया था। लेकिन अब हालात ऐसी हो गई कि कहते कहते शांति जी का गला रूठ गया और आंखों से आंसू बहने लगे। फिर कुछ देर की चुप्पी के बाद बोली, याद है आपको वह दिन जब आपने मेरा हाथ थामकर मुझसे कहा था कि मैं तुमसे हमारी शादी का 8वां वचन चाहता हूँ। मैं तो यह सोचकर हैरान रह गई थी कि क्या 7 वचन कम थे जो अब एक और मांग रही हैं। तो आपने मुझसे कहा था कि मुझे यह वचन चाहिए कि तुम सदा यूं ही मेरा साथ निभाओगी, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, कोई भी मुश्किल क्यों ना हो, तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगी। और मैंने भी आपको यह वचन दे दिया था। इतना कहकर शांति जी ने गणपत जी का हाथ अपने हाथ में ले लिया और रोते हुए बोली, आज तक मैंने अपने उस वचन को निभाया था, लेकिन अब शायद। इतना सुनते ही गणपत जी, जो अब तक अपनी पत्नी के सामने अपने दिल को मजबूत किए बैठे थे, अचानक जैसे टूट कर बिखर गए और शांति जी के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़े। दोनों ओर से अश्रुधारा बहती जा रही थी। एक दूसरे का साथ छोड़ने के विचार मात्र से ही दोनों अंदर तक कांप गए थे। बस शांति, अब बहुत हुआ यह रोना धोना, अब तुम्हें ठीक होना होगा, इसलिए जल्दी से यह खाली पेट वाली दवाई खा लो, फिर नाश्ता भी करना है। कहते हुए गणपत जी ने शांति जी को दवाई दी और जैसे ही उठकर जाने लगे, तभी पीछे से उनका हाथ थामते हुए शांति जी बोली, बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है ना? क्या करूं, मेरा भी आपको छोड़कर जाने का दिल नहीं करता। तुम कहीं नहीं जाओगी शांति, एकदम ठीक हो जाओगी। फिर शांति जी ने कहा, क्या आपकी मनोज से बात हुई? नहीं, कुछ देर पहले फोन किया था, उसने फोन नहीं उठाया, ऑफिस में भी बिजी रहता है। यह क्या बात हुई, ऐसा भी क्या बिजी हो गया कि बीमार माँ का हालचाल जानने के लिए भी उसके पास समय नहीं है? उसे फिर से फोन लगाइए ना, एक बार बात करनी है उससे। नहीं शांति जी, वह अब भी बिजी है, मैं कल बात करवा दूंगा।
क्या आप भी हर रोज कल कल करते हैं, बात को टाल देते हो? एक बार तो बात करवा दो, उससे बात करने को बहुत दिल कर रहा। उसके साथ साथ बच्चों का चेहरा भी देखने को मिल जाएगा। गणपत जी ने अपने बेटे को वीडियो कॉल लगाई लेकिन कोई जवाब नहीं आया। शांति जी के बार बार जिद करने पर गणपत जी ने फोन लगाया तो दूसरी ओर से आवाज आई, आखिर आप लोग चाहते क्या है मुझसे? सारा काम छोड़कर क्या मैं सारा दिन आपके साथ फोन पर ही बातें करते रहूं? मैंने आपको कितनी बार कहा कि मुझे आपका फ्लैट नहीं चाहिए, आप उस पर बैंक से लोन ले सकते हो और जो मन में आए वह कर सकते हो। यह सुनकर गणपत जी ने फोन काट दिया और बोली, वह शांति, मनोज ने कहा कि अभी उससे बहुत काम है, जब फ्री होगा तो अपने आप फोन कर लेगा। मैंने तुम्हें कहा था ना कि वह बिजी है। शांति जी गणपत जी के मन के भाव ताड़ गई थी। उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, कोई बात नहीं जी, आप उदास मत होइए। बेटे की अपनी जिंदगी है, अपने पैरों पर खड़ा है, खुश है। इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए? उसकी खुशियों में ही हमें अपनी खुशियों को तलाशना चाहिए। उसे यहाँ बुलाकर हम उसकी तरक्की में बाधा क्यों डालें? अपनी आंखों के आंसू छिपाने का प्रयास करते हुए शांति जी ने कहा और दवाई लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। फिर कुछ देर बाद पानी का ग्लास वापस देते हुए बोली, अच्छा, एक इच्छा है मेरी, उससे पूरा करेंगे ना? उन्हें प्रश्नवाचक निगाह से देखा तो शांति जी बोली, मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरा अंतिम संस्कार मेरे बेटे के ही से हाथ से हो। कांपते स्वर में गणपत जी बोले, अजी यह अब रहने भी दीजिए, मुझे सब मालूम है। जिस समय डॉक्टर साहब आपको मेरी हालत के बारे में बता रहे थे उस समय मैं सोई नहीं थी, सब सुन लिया था मैंने। फिर शांति जी बोली, बस मुझे यह वचन दो कि तुम मेरी अंतिम इच्छा को जरूर पूरा करोगे। नहीं शांति, तुम जानती हो इस इच्छा को पूरा करने मेरे बस की बात नहीं। मैं नाश्ता लेकर आता हूँ। रूंधे स्वर में गणपत जी ने कहा। वह रसोई में चले गए। शांति जी की बिगड़ती हालत उन्हें परेशान किए जा रही थी। दिल में हर क्षण एक जाना सा अनकहा अंगड़ाई लेने लगा था। बेटे का फोन था। बड़ी उत्सुकता से उन्होंने फोन उठाया तो दूसरी ओर से आवाज आई, पिताजी मैं इंडिया आ रहा हूँ। सुनते ही गणपत जी का चेहरा खिल उठा। सच बेटा, कब आ रहा है तू? बस पिताजी, 4 दिन बाद वहां पहुंच जाऊंगा। गणपत जी के मन में एक आस जागी तो मनोज बोला, लेकिन पिताजी मैं मुंबई आ रहा हूँ तो इसमें डॉक्टर का क्या मतलब है? मैं वहाँ सिर्फ एक बिजनेस मीटिंग के लिए आ रहा हूँ। हालांकि थोड़ी मुश्किल तो होगी पर थोड़ा समय निकालकर आप लोगों से मिलने भी आ जाऊंगा। और हाँ पिताजी, मुंबई में मेरा एक दोस्त है, घर को गिरवी रखकर लोन लेने के बारे में मैंने उससे बात की थी। उसने कहा है कि वह जल्द से जल्द यह काम करवा देगा। अब मैं आ ही रहा हूँ तो बैंक से लोन लेने संबंधी सारी औपचारिकताएं भी पूरी करवा लेते हैं। आप घर के कागज पहले ही निकाल कर रखिएगा। मैं चाहता हूँ कि कागजी कार्रवाई मेरे सामने हो ताकि आप लोगों की पैसे संबंधी सारी दिक्कतें दूर हो जाएं और साथ ही मेरी परेशानी भी। कहते हुए उसने फोन रख दिया। गणपत जी के विश्वास के पहले दम भी तोड़ चुका था। दिल और दिमाग यह मानने को कतई तैयार नहीं था कि कोई बेटा इतना भी स्वार्थी हो सकता है। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उन आंखों से अभी लहू की बूंदें टपकने लग पड़ेंगी। लेकिन कुछ ही देर में उन्होंने खुद को संभालते हुए अपनी आंखों के आंसू पोंछे और फिर से चेहरे पर मुस्कुराहट का मुखौटा ओढ़कर शांति जी के पास गई। शांति, तुम्हारा बेटा इंडिया आ रहा है। यह सुनते ही उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। शांति, झूठ बोलकर मुझे क्या मिलेगा? अच्छा तो कब आ रहा है वह? बच्चे भी आएंगे ना? हाँ आवा आ रहा है लेकिन अकेले आएगा। दरअसल उसकी मुंबई में एक मीटिंग है जिसके चलते वह इंडिया आ रहा है। वह मीटिंग खत्म करने के बाद कुछ समय के लिए हमसे भी मिलने आ जाएगा। क्या केवल कुछ समय के लिए? शांति जिसकी मुस्कुराहट निराशा में तब्दील हो गई। हमारा बेटा, अच्छा तुम्हारी दवाई का समय हो रहा है, मैं खिला देता हूँ। शांति जी ने कहा है। शांति, दवाई खाकर सो जाओ, रात बहुत हो गई है। ज्यादा देर तक जागना तुम्हारी तबीयत के लिए अच्छा नहीं। गणपत जी ने कहा, लेकिन सुमित्रा जी की आंखों से नींद कोसों दूर जा चुकी थी।
मन मस्तिष्क में विचारों की इतनी आंधियां चल रही थी। 3-4 दिन के बाद मनोज अपने दोस्त के साथ घर पहुंचा तो देखा गणपत जी बाहर आंगन में ही बैठे हुए थे। उसे देखते ही उनके चेहरे पर खुशी आ गई। तेरी माँ कब से तेरा इंतजार कर रही है, गणपत जी ने उत्साहित स्वर में कहा, परंतु मनोज ने उस बात का कोई जवाब न देते हुए औपचारिकतावश अपने पिता के पैर छुए। पिताजी, यह मेरा मोहित है, मेरा दोस्त, जो बैंक मैनेजर है। आपको मकान के कागज तो निकाल ही रखे होंगे। अब जल्दी से अंदर चलिए और कागज दिखाइए। बड़ी मुश्किल से समय निकाल कर आया हूँ मैं। हाँ हाँ पिताजी, उनसे भी मिल लेता हूँ। गणपत जी घर के अंदर आए तो मनोज तेज कदमों से चलते हुए उनके पीछे पीछे आया। देखो शांति, तुम्हारा बेटा आया है तुमसे मिलने। अरे तुम तो सो गई। शांति, देखो तो कौन आया है। कितने दिनों से इंतजार कर रही थी तुम इस पल का। तुम्हारा बेटा तुम्हारे सामने खड़ा है। कहते हुए शांति जी को जगाने की कोशिश किया, लेकिन उन्होंने आंखें नहीं खोली। माँ वो ना उठती क्यों नहीं? मनोज ने जोर जोर से पुकारा, पर उसकी आवाज सुनकर भी शांति जी नींद से नहीं जागी। गणपत जी को एहसास हो गया कि बेटे को देखने के लिए एक एक पल तरसती माँ की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई हैं। माँ माँ पुकारते हुए इधर रोने लगा। गणपत जी के तो दुख की सीमा ही ना रही। कुछ देर बाद आस पड़ोस के लोग भी आने लगे। शांति जी के मृत शरीर को जमीन पर लिटाया गया। तभी अचानक गणपत जी के मन में एक ख्याल आया। वह जल्दी से उठी और कमरे में जाकर शांति जी के बिस्तर को खंगालने लगे। लेकिन जैसे ही तकिया उठाकर देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वहां शांति जी की पिछले 4 दिन की दवाई पड़ी थी। तभी उन्हें याद आया कि डॉक्टर की बात, शांति जी एक एक वक्त की दवाई भी छूटनी नहीं चाहिए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। मनोज के आने की खबर सुनने के बाद जब भी मैं उसे दवाई देने लगता तो कहती मैं दवाई खा चुकी हूँ। इसका मतलब 4 दिन से शांति ने कोई दवाई नहीं ली थी। सोचकर गणपत जी का दिमाग चकराने लगा, दिल जोरों से धड़कने लगा। दवाई के पास में ही एक कागज रखा था। बड़ी बेचैनी से गणपत जी ने वह कागज उठाया जिस पर शांति जी ने लिखा था, मुझे मालूम है जिस समय आप यह पत्र पढ़ रहे होंगे उस समय तक मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी। आपका दिया हुआ वह वचन तोड़कर मैं हमेशा के लिए आपसे दूर जा रही हूँ। लेकिन मेरी भी मजबूरी थी। सिर्फ कुछ घंटे के लिए ही तो हमारा बेटा मनोज हमारे पास आ रहा था। मैं अंतिम इच्छा पूरा करने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। गणपत जी के मन मस्तिष्क में भूचाल सा आ गया। वह धम से जमीन पर बैठ गई। मनोज ने पिता के हाथों से वह कागज पत्र पढ़ा और आंसुओं से उसकी आंखें भर आईं। कांपते स्वर में बोला, पिताजी संभालिए अपने आप को। परंतु जैसे ही मनोज ने अपने पिता को छुआ उसी समय उनकी गर्दन झूल गई। वे निष्प्राण के साथ उनके प्राण भी शरीर त्याग दिए। वह आत्मा विचार निभाने के लिए वह भी चले गई। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ।